लगा कि भाई उस सेट ये क्या है। एकदम से मतलब एकदम से ट्विस्ट हो गया। मेरा एडमिट कार्ड भी भीग गया और मेरा पेपर यहाँ से फटा हुआ है। मैं चाहता तो मैं आपको गलत भी बता सकता था, लेकिन मैं आपके सामने ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सही माना, क्योंकि भाई मेरे को अंदर से ये मानना था कि दोस्तों फाइनली रीनेट 2026 ख़त्म हो गया है। और जो ट्रोमा झले हम इन 1.5 महीने में, भाई हमारे अलावा कौन ही बता सकता है यार। और मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट जो कि अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं इस बार ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जा सकता था, लेकिन बस ये एक रिग्रेट की वजह से मैं आज मेरे सिलेक्शन से बहुत पीछे छूट चुका हूँ। तो होप ये किसके साथ ना हुआ हो, मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊँगा। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर रिलैक्सड एंड रिलैक्स ही रहना, क्योंकि भाई अभी अभी रीनेट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसको 4 दिन ही हुआ है। अभी उतना स्ट्रेस मत लो। सो इस वीडियो में मैं मेरे रीनेट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और सेंटर से जाने तक एग्ज़ाम हॉल तक जितने भी चीज़ हुआ है मैं उसको बताने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा स्कोर कितना बन रहा है, आपका कितना बन रहा है मेरे को कमेंट में बताना। देन पेपर लेवल डिफ़िकल्टी, पेपर लेवल एनालिसिस करूँगा। सो बेसिकली मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है मेरा एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस, मतलब एग्ज़ाम सेंटर को पहुँचने से पहले से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। देन मैं मेरा पेपर कैसा हुआ और पेपर का एनालिसिस करूँगा। एंड देन सबसे बड़ा रिग्रेट जो कि मेरे साथ इस बार हुआ है मैं आपको ये बताऊंगा, ताकि ये आपके साथ ना हो अगर आप रीनेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला चीज़ मेरा एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस। सो भाई मैंने मतलब द डे बिफोर एग्ज़ाम आई रिवाइज्ड ऑल द बायोलॉजी, मतलब केमिस्ट्री को मैं उसके पहले दिन ही रिवाइज कर दिया था और लास्ट में सिर्फ बायोलॉजी को ऊपर ऊपर से देखा था। और बस इतना करके लगभग 11 बजे तक मैंने सोने गया था। देन मैं 7 बजे उठ के फिर से बायोलॉजी का जो चैप्टर मेरे से छूट गया था उसको रिवाइज करके यहाँ से, मतलब हमारे हमारे घर से सेंटर 7 किलोमीटर का दूर है, 60 किलोमीटर। तो जाने में तो मतलब मिनिमम तो 2 या 3 घंटे तो लग ही जाता है और अलग से ट्रैफिक हुआ है। तो मैं यहाँ से 11 बजे तक निकल चुका था। एंड देन क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो हमारा गवर्नमेंट ने फ्री बस सर्विस प्रोवाइड किया था 8 स्टूडेंट्स के लिए, और आई गेस ये और भी स्टेट में हुआ होगा। देन मैं उससे डायरेक्ट, मतलब वो बस OSRTC का बस है, मेरे को सामने सीधा सेंटर के सामने ही पहुंचा दिया। एंड देन मतलब उसका एक दिक्कत ये है कि वो घुमा फिरा के सेंटर तक लाएगा। सेंटर को पहुंचने में आपको जितना टाइम लगता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा लगेगा। सो मेरे को 1.5 घंटा ही लग गया सेंटर से आगे पहुंचने में। और देन उससे उसी दिन ही बारिश हुआ था, तो भाई मेरा एडमिट कार्ड भी भीग गया और मेरा जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का उससे पानी पड़ के वो गीला सा हो गया। देन एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा। देन भाई मैं तो वो जो पुलिस फोर्स खड़ा हुआ है ना, हमें उससे देख के ही आधा डर चुका था। अरे भाई हमें इतना मेंटल प्रोसेस से गुजर है, उसके बाद ही अचानक से वो पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी देख के मैंने मतलब पैनिक हो रहा था। तो मैंने जैसे तैसे अंदर गया, उन्होंने चेक किया मेटल डिटेक्टर से। देन मेरा फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ और भाई मेरा मेरा फिंगरप्रिंट क्या हुआ है, मेरा 3 बार भी स्कैन नहीं हो पाया, लेकिन सही सलामत स्कैन हो गया चौथे बार में। देन मेरा रूम खोजने में ही लग गया 15 मिनट, क्योंकि भाई मेरा रूम पहुँचता, मेरा रूम अलर्ट हुआ था 4th फ्लोर में, और एक तो लिफ्ट है लेकिन लिफ्ट में जाने के लिए कोई नहीं है। तो लिफ्ट ही बंद है। तो मैंने सीढ़ी से ही गया ऊपर। मैंने जब एग्ज़ाम हॉल को एंटर करा, भाई एकदम साइलेंस, सबका मुंह उतर चुका है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है रीनेट की वजह से सबका ही हाल ऐसा हुआ है। तो सबका साथ अनसर्टेनिटी हुआ है, किसी को पता नहीं कि अभी एग्ज़ाम सही जाएगा या नहीं, मतलब सबका मुंह उतर चुका है।
और मैं जाके मेरे सीट में बैठा, रोल नंबर सब चेक हुआ। एंड देन इन्विजिलेटर, जो कि मेरे सेंटर में इन्विजिलेटर मतलब सपोर्टिव थे वो। और वो जाते ही हमको उन्होंने बता दिया था 2 बजे से शायद 15 मिनट पहले ही उन्होंने बता दिया था कि वो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर स्टैम्प, और जिन्होंने भी नहीं किया था उन्होंने स्टैम्प सिग्नेचर सब करने को बोल दिया था। एंड देन शार्प 2 बजे से हमको पेपर मिलना शुरू हो गया। एंड भाई मेरा पेपर, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा पेपर यहाँ से फाड़ा हुआ है, ऐसे फाड़ चुका है मेरा पेपर। एंड देन मैंने जब उनको बताया, उन्होंने बोला वो तो क्वेश्चन पेपर है। मैंने हाँ ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो हमारा मैनेज हो जाएगा। एंड देन जब पेपर मिला भाई, मैंने बिना देखे बिना टच किए फिजिक्स केमिस्ट्री को डायरेक्ट बायोलॉजी में जंप किया, क्योंकि भाई मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को देख के मैंने ऑलरेडी जानता था कि यूनिट टफ आएगा, लेकिन नहीं जानता था कि इतना टफ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बायोलॉजी को जब मारा, और बायोलॉजी में मैंने फर्स्ट देखा तो लगभग सारे क्वेश्चन तो हो गया था, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि एक्सक्रेटरी वाला, और एक है प्लांट किंगडम वाला, और एक पिगमेंट वाला, फोटोसिंथेसिस वाला, और मतलब शायद ज़्यादा मैथमेटिकली टर्म से पूछा गया था, लेकिन आसान था। ऑनेस्टली बताता हूँ, 1 घंटे हुआ है और मेरा बायोलॉजी का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। 5 से क्वेश्चन मतलब उसको बाद में करने के लिए छोड़ा हुआ था। देन मैंने गया केमिस्ट्री पे, और भाई मैं जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा तो मेरा सर दर्द होने लगा कि भाई ये क्या हुआ है। मैंने जब बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करता था, मन में मन लगता था कि इस बार तो हो ही जाएगा। तो कटअप तो ज़्यादा जाने वाला है वो जानता था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता था कि हो जाएगा। लेकिन जब मैं केमिस्ट्री का जंप करा, केमिस्ट्री में जंप करके मेरे को लगा कि भाई उस सेट ये क्या है, एकदम से मतलब एकदम से ट्विस्ट हो गया। लगता है कि मेरा तो अभी सिलेक्शन से दूर जा रहा है, लेकिन मैं कामली से पूरा पेपर सॉल्व करते गया। और मैं डायरेक्ट OMR में नहीं भरा, मैं जस्ट उसको मार्क किया और लास्ट तक गया। लास्ट का 4-5 क्वेश्चन जो कि आराम से हो गया था। एक तो है जो मैच द कलम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पूछा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो वाला, मतलब जो इजी था मैंने वो करके देन गया फिजिक्स में। और भाई मैंने तो फिजिक्स देखा ही नहीं था। मैंने जब देखा फिजिक्स उस सेट, ये क्या हो गया, अब क्या करूं, मतलब मैं पैनिक मोड में आ चुका था। मेरा सर दर्द करने लगा, और मैं कामली पेपर देख के मतलब जो हो रहा था वो करके आगे गया। और ऐसा भी क्वेश्चन थे, मतलब देखो फिजिक्स नीट 2025 का लेवल ही जैसा था, क्योंकि 2025 में वो सॉल्व करने के लिए ही टाइम लगता था। अभी का क्या हाल है ना, वो सॉल्व तो हो रहा है लेकिन क्वेश्चन के बीच में ही हमारा गलत हो रहा है। सो ऐसे ऐसे करके, और जो आसान सवाल था मैच द कलम, उसको सही किया। एंड देन लास्ट के 15 मिनट थे, तो मैं केमिस्ट्री का जो मार्क किया हुआ था उसको OMR में भरा, और फिजिक्स का भी भरा। देन भाई जब 2-15 मिनट हुए ना, मेरे को रियलाइज हुआ कि वो इसीलिए तो ही पेपर का 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया था और 4 रफ शीट एक्स्ट्रा दिया था। मैंने मतलब 2 ही रफ शीट यूज किया है, और तो और क्या ही बोले। मतलब मैंने देखा तो सारे स्टूडेंट्स का मुंह उतरा हुआ है, मतलब किसी का भी अच्छा नहीं गया है मैं जब देखा तो। और एक तो मेरे पास ही एक लड़की है जो कि शार्प 1:30 बजे से गेट क्लोज हुआ था, उससे 5 मिनट पहले ही वो दौड़ के आया। तो भाई उसका तो लक है। और मतलब वो 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो इससे कि इसी बार भी छूट जाता है। और मेरे को ये बात बताना, किस किस का सेंटर में ये हुआ है कि वो जो अटेंडेंस शीट आता है ना, वो बुकलेट कोड नंबर लिखा हुआ है, मतलब हमको ही फिल करना है वो OMR,
वो किस किस का सेंटर में हुआ मेरे को ज़रा बताना। देखो मैं नीट 2026 में जब दिया था ना, उसी दिन वो इन्विजिलेटर OMR फिल कर दिए थे, लेकिन अटेंडेंस शीट में हमको ही फिल करने के लिए बोल रहे थे उन्होंने। मतलब सबके साथ हुआ है क्या मेरे को प्लीज़ बताना। एंड देन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उन्होंने पेपर कलेक्ट किए, हमारा 2:15 से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमको सेंटर से बाहर आने में और आधा घंटा लग गया। और भाई मतलब एक तो लगा कि चलो जैसे भी हुआ जया हुआ, वो पेशेंस तो अब ख़त्म ही हो चुका था, वो पेशेंस पूरा डेड हो चुका था। लगा कि यार रीनेट ख़त्म हो गया, एक तो टेंशन हट गया, लेकिन ये भी सोच रहा था कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचा। और देन घर पे आया, घर पे आने से ही मेरे को 3-4 घंटा लग गया। सो मैं रात 9 या 10 बजे घर पहुंचा। सो अब बात है सेकेंड पार्ट वीडियो की, जो कि पेपर एनालिसिस। देखो मेरे हिसाब से पेपर बायोलॉजी का इजी आया था और मोस्ट प्रोबेबली सबको इजी लगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना भी इजी नहीं देने चाहिए था, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ लेवल हुआ है तो बायोलॉजी का यहाँ हुआ है। उसका क्या मतलब है यार। नीट 2026 में सब इजी कर दिए थे और अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर इजी हुआ तो बायोलॉजी का ये हुआ। मतलब मैं समझता हूँ कट ऑफ लो जाएगा, और मेरे को ये मानना है कि नीट 2025 का ऊपर लेवल ही था। भाई नीट 2025 में तो फिजिक्स ही टफ था, लेकिन अभी तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों टफ है। तो इसी वजह से आपको क्या लगा मेरे को बताना। वैसे 1.5 महीने हम इतने मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए थे, और जब बारी आई रीनेट के लिए और ऊपर से देखा तो एग्ज़ाम इतना टफ आ गया। और एक ऐसे उम्मीद जुड़ी हुई थी कि अभी इस बार तो रीनेट हो ही जाएगा, लेकिन देखने लगे तो रीनेट का पेपर एक्स्ट्रा टफ आ गया। भाई मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर तो लिटरली टफ आया था। और मैंने मतलब जब देखा केमिस्ट्री का 9 से 10 क्वेश्चन ही अटेंडेबल था और इनऑर्गेनिक का इजी लगा। बट जो फिजिकल है वो तो कैलकुलेशन बेस्ड ही था और ऑर्गेनिक भी घुमा फिरा के दिया था। सो ओवरऑल पेपर टफ ही आया है, और इसकी वजह से पेपर का कट ऑफ तो लो ही जाएगा। सो आपका कितना हुआ है मेरे को बताना। तो अब आते हैं इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि मेरा स्कोर कितना आया था। सो गाइस देखो बायोलॉजी में मेरा स्कोर आया है, लिटरली मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, 267। एंड केमिस्ट्री में आया है 30 से 40 के बीच में ही। मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना। सिमिलरली बायोलॉजी में मैं भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, वो जो 3 है मैं उसको छोड़ के बताता हूँ। मेरा आया है 257, और केमिस्ट्री में 30 से 40 के बीच में, और फिजिक्स में क्या भाई मैंने 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और लकीली 7 क्वेश्चन तो करेक्ट हो और एक गलत हो गया, तो आप कैलकुलेट कर लेना। एंड भाई जो कि सबसे बड़ा रिग्रेट हुआ है मेरे साथ, वो पे किसी के साथ आगे ना हूँ, क्योंकि भाई मैंने लिटरली आई वेस्टेड माई होल ड्रॉप ईयर। आई रिग्रेट डैट। देखो मैं आपको ये गलत भी बता सकता था, मतलब मेरा मार्क मैं वो बढ़ा के भी बता सकता था, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो या मैं जानता हूँ मेरे से आपका स्कोर कितना बेहतर आया होगा। मेरा तो स्कोर मिला के जितना है, आपका सिर्फ एक बायोलॉजी में ही इतना स्कोर आ गया होगा। सो आई फील गिल्टी अबाउट माई पेरेंट्स। मैंने मतलब मैं पूरा साल बर्बाद किया, और उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। सो मतलब भाई मैंने जब सोचा ना, ये मेरे को ये दिमाग में ये हिट हुआ कि तूने क्यों पढ़ाई नहीं की थी। मतलब क्या हुआ था कि मैंने जो जिस ईयर भी मैंने ड्रॉप लिया था, उस ईयर मैं मानता हूँ कि मैं काम चोरी की थी, मक्कारी की थी, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना है सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अभी उसको एक्सेप्ट करके नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये गलती प्लीज़ प्लीज़ भाई कभी मत करना, क्योंकि
देखो हमको पता नहीं लगता है हम कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं और होते होते कहाँ दिसंबर जनवरी तक पहुँच जाते हैं। मेरे को लिटरली आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड देन मेरे को जब देखा तो मई में एग्ज़ाम है, मैं उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर ही करने लगा था। सो लिटरली यस, मेरा स्कोर इतना बन रहा है। दिस इज़ द वेरी डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। और मैं मेरे पेरेंट्स को ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो मैंने ये गलती किया हुआ है और मेरे को ये गिल्ट हो रहा है। जो गिल्ट है ना अंदर अंदर का मेरे को खा जा रहा है। और मैं अभी ये कोशिश करूँगा कि मैं वो गलती जो इस बार रिपीट किया था वो बार बार नहीं करने वाला हूँ। और ये मेरा लास्ट ड्रॉप होने वाला है। प्लीज़ ये गलती मत करना भाई, मतलब पूरा साल बर्बाद मत करो यार। मैंने क्या किया था कि मैं उसके ऊपर अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखो मैं जानता हूँ कि आपका भी स्कोर अच्छा नहीं हुआ होगा या मेरे से भी कम आया होगा या मेरे से अच्छा हुआ है, जो भी है वट एवर, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और सोसाइटी के प्रेशर में मत आओ, आपका जो मन कर रहा है वो करो। मतलब भाई भले ही सोसाइटी की नज़र में ऐसा क्यों ना हो कि नेट कैंसिल हुआ था और हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ये सिर्फ हमको ही पता है कि ये 1.5 महीने किस तरह से हम गुजरते थे। लेकिन वो तो हमें ही पता है ना इन 1.5 महीने में हमें क्या क्या झेला है। सोसाइटी तो कहती है कि नेट के बाद एक दूसरा चांस मिला था उनको और ये हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो 1.5 महीने भाई जो झेले है और हमसे कोई बेहतर नहीं बता सकता यार। मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रहे थे, रिवीजन नहीं हो पा रहा था, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे थे। मतलब एनटीए ने तो उसको प्रिपेयर करने के लिए ही, रीनेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए 1.5 महीने दिया था। इस 1.5 महीने में तो हमको प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला। असल में ये बात है कि एनटीए ने रीनेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ही 1.5 महीने लिए थे, उसको फेयर तरीके से अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए, ताकि एनटीए पर दोबारा से सवाल ना उठे। उसके अलावा तो हमारे साथ कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो बस इस वीडियो में यही बोलना था। देखो भाई मैं ये मानता हूँ कि अभी आपका जितना भी स्कोर हुआ है उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कम हुआ ज़्यादा हुआ, अगर 500 से 520 आ रहा है तो कट ऑफ के मतलब कट ऑफ पे बॉर्डर लाइन पे हो तो आप वेट कर सकते हो, काउंसलिंग में बैठ सकते हो। लेकिन जिसका भी स्कोर उससे कम आया तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी उससे टाइम वेस्ट मत करो। अभी तो वैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए हैं, अभी सिर्फ 10 महीने बचे हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो प्लीज़ भाई अभी वैसे मत करो। मैंने 1 साल बर्बाद किया है, मैं आपका बड़ा भाई हिसाब से मान सकते हो। और ये गलती मत करो। सोसाइटी को जो बोलना है बोलने दो। आपको अंदर से क्या आवाज़ आता है आपको खुद से पूछो, मेरे को अभी क्या करना चाहिए। और आपका यदि एक ड्रॉप हो चुका है तो आप एक दूसरा ड्रॉप लेने के लिए मतलब वो अंदर में आना चाहिए कि मेरे को सिर्फ यही करना है और ये साल मैं मक्कारी नहीं करूँगा, उसको याद रख के करना। और चलिए मिल के प्रिपरेशन करते हैं। अगर स्कोर अच्छा नहीं बन रहे तो प्लीज़ ऐसे डिप्रेस्ड मत हो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। मैं जल्दी से ही यकीन 2.0 के लिए वीडियो डाल दूंगा। और चलिए प्रिपरेशन मिल के स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो गलती हुआ है इस साल मैं आपको एक एक ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं ये ट्राई करूँगा कि ये आपके साथ कभी ना हो। और हो सके तो ये वीडियो को हाइप कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड। एज ऑलवेज आई से डोंट ओवर थिंक यार, सोसाइटी क्या बोल रहे हो उसको बोलने दो। आप जानते हो कि आप क्या क्या झेला है, आप जानते हो आप कितने प्रिपरेशन की थी, कितने मक्कारी की थी। सो ये रियलिटी है, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं चाहता तो मैं आपको गलत भी बता सकता था, लेकिन मैं आपके सामने ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सही माना, क्योंकि भाई मेरे को अंदर से ये मानना था कि मैं इस बार मक्कारी की है। मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ, आई रिग्रेट यार। दिस इज़ वेरी टफ डिसीजन टू डिसाइड व्हिच करियर इज बेस्ट फॉर यू, बट सोच समझ के डिसीजन लेना, इससे मैनिपुलेट मत हो।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। और इस वीडियो को हाइप कर देना। मैंने कैसे मेरा एक ड्रॉप योर वेस्ट किया था, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको ये जान सकते हो कि मेरा मिस्टेक क्या है और उसी वजह से आपको ये ना करना पड़े। थैंक यू गाइस, बाय बाय।